हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी मैट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। यहाँ पर मेरा इंट्रो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। डेली फ्री क्लास मेरी यूट्यूब पर होती है, स्पेशल क्लास जीएस की, जिसमें मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इसके अलावा मैथ और रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ। आप वहाँ पर जाकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। इसके लिए मैं आपके लिए डेली 30 प्रश्नों का क्विज लेके आता हूं, जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम लोग उसी को देखेंगे। आज मैं आपके लिए साइंस का एक क्विज लेके आ रहा हूं, बायोलॉजी का। तो इसमें आप 30 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो ये रहा आपके सामने जीव विज्ञान, जिसमें मैंने टॉपिक उठाया आपका मानव शरीर, विटामिन और खनिज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी में खासकर। तो इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसके 30 क्वेश्चन। इसमें लगभग आपके 60 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। तो देखते हैं इसके लिए पहला क्वेश्चन। तो आज मैंने 30 ही क्वेश्चन लिए हैं। इसका पार्ट 1 है ये, और पार्ट 2 जो है इसका, इसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? एक नवजात बच्चा जब पैदा होता है तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 206, 234, 270 और 354। तो बताइए। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में 300 से लेकर के 300 से 350 हड्डियां होती हैं उसमें। ठीक है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, एक वयस्क बन जाता है, तब उसके शरीर में सिर्फ 206 हड्डियां ही बचती हैं। तो यहाँ पर जो क्लोज ऑप्शन आपको दिख रहा है 300 से लेकर 350 हड्डियों में, ये रहा आपका 354। ठीक है। आप एग्जाम में 350 याद रखेंगे। 350 हड्डियाँ होती हैं लगभग एक बच्चे में, और 206 हड्डियाँ होती हैं एक वयस्क के शरीर में। ओके, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, समझ में आ गया। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। ठीक है। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? पहला ऑप्शन बॉल और सॉकेट, ग्लाइडिंग, मैक्रो या सैडल। इसमें से बताना है कौन मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो मैक्रो है, ये कोई भी ज्वाइंट नहीं है ह्यूमन बॉडी में। बॉल और सॉकेट ये आपका जो है शोल्डर में पाया जाता है, SHOULDR, शोल्डर। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो। शोल्डर में और हिप में, यानी कि कूल्हे में, ये दो तरीके के ज्वाइंट, ये शोल्डर में और हिप में बाल और सॉकेट टाइप का ज्वाइंट पाया जाता है। ये जो सैडल ज्वाइंट है, ये आपका कलाइयों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कलाइयों में। ठीक है। ऐसे ही जो ग्लाइडिंग है, ये आपका जो एड़ी होता है, एड़ी, पैर की एड़ी होती है, उसके आसपास ये पाया जाता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ठीक। मैक्रो ज्वाइंट हमारी बॉडी से संबंधित नहीं होता है, तो ये कोई मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। बाल और सॉकेट, ग्लाइडिंग और सैडल ये मानव हड्डियों का जोड़ है या ज्वाइंट है। ठीक है। ऐसे ही आपको मैं बता दूं, एक पाइवट ज्वाइंट होता है, PIVOT, एक ये ज्वाइंट होता है जो आपकी गर्दन में पाया जाता है। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? 4 ऑप्शन है, जोड़ों से, अस्थि बंध या लिगामेंट्स से, मांसपेशियों से या छोटी हड्डियों से। तो बताना है आपको। तो ध्यान रखेंगे, मानव शरीर में जो दो हड्डियां होती हैं वो आपस में अस्थि बंध या लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जब दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, हड्डी प्लस हड्डी, जब हड्डी प्लस हड्डी आपस में कैसे जुड़ती हैं? तो लिगामेंट से। ठीक है। तो उस जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। ठीक, लिगामेंट्स कहते हैं। और हड्डी अगर मांसपेशियों से जुड़ी होती है, हड्डी अगर मांसपेशियों से जुड़ी होती है, तब उसको कहा जाता है टेंडन। हड्डी और मांसपेशियां अगर आपस में जुड़ी होती हैं, तब इसको क्या कहा जाता है? टेंडन।
ठीक है। तो दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ती हैं, तो लिगामेंट्स के द्वारा, और अगर हड्डी जो है मांसपेशियों से कैसे जुड़ती हैं, तो टेंडन द्वारा। दोनों पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों आपको बता दिए हैं। हड्डी और हड्डी आपस में कैसे जुड़ती हैं, लिगामेंट से। हड्डियां मांसपेशियों से कैसे जुड़ती हैं, तो टेंडन की मदद से। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। चार ऑप्शन है आपके सामने, टिबिया, ट्रेपेजियम, स्टेपीज और जांघ की हड्डी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्टेपीज। ये जो स्टेपीज है ये आपकी कान की हड्डी है, ठीक है, ये कान की हड्डी है और ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। और कान में दो और हड्डियां पाई जाती हैं आपकी, मेलियस और इनकस। मेलियस और इनकस, ये इन्हीं दोनों हड्डियों के साथ में ये हड्डी रहती है स्टेपीज, ठीक है। तो मेलियस और इनकस के साथ में ये स्टेपीज हड्डी रहती है, कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी अगर आपसे पूछा जाए तो कूल्हे की फीमर होती है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने, 1%, 2%, 0.4% और 0.6%। तो ध्यान देंगे, अगर कोई व्यक्ति 50 किलो का है यानी कि 50 केजी का है, ठीक है, तो उसमें नमक की मात्रा लगभग 200 ग्राम होती है, ठीक। 50 किलो का कोई आदमी है तो उसकी बॉडी में नमक 200 ग्राम होता है। अब हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, तो 200 बटे 50 कर देंगे, तो ये 200 ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा, और इंटू 100 कर देंगे, तो 50 दूनी 100, तो ये इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4% आ जाएगा आपका, ठीक है। तो मानव शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है, ठीक। और अगर आपसे डिजिट में पूछा जाए तो 200 ग्राम आपको लगाना है। 200 ग्राम ह्यूमन बॉडी में होती है। अगर कोई व्यक्ति 50 केजी का है तो लगभग 200 ग्राम उसमें नमक की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, ठीक है। तो खून का शुद्धिकरण कौन करता है, तो गुर्दे करते हैं। कौन करता है, गुर्दे करते हैं। गुर्दे को इंग्लिश में किडनी कहते हैं। तो किडनी का काम होता है खून का शुद्धिकरण करना, यानी कि खून में जो भी अवशिष्ट हैं उनको निकालना और शुद्ध करना खून को। तो ये काम किसका हो जाएगा, आपका किडनी का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे फेफड़ा रिक्त स्थान से संबंधित है वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। तो फेफड़ा किससे संबंधित है, जैसे कि हृदय रक्त से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि ब्लड जो है कहाँ फ्लो होता है, ये आपका हार्ट में फ्लो होता है, शुद्ध रक्त बहता है हृदय में। तो ऐसे ही फेफड़े में ऑक्सीजन जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा। जैसे फेफड़ा ऑक्सीजन से संबंधित होते हैं वैसे ही हृदय किससे संबंधित है, रक्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राइनोस्कोप रिक्त स्थान है उसके बाद की जांच करने वाला एक उपकरण है। तो राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला उपकरण है। चार विकल्प हैं आपके सामने, नाक, आँख, मस्तिष्क और कान। इसका जो सही जवाब हो जाएगा नाक। तो राइनोस्कोप किसकी जांच करता है, नाक की। तो राइनो का मतलब ही क्या होता है, नोज होता है ना। तो ये आपने जो गैंडा देखा होगा, गैंडा, एक सींग वाला गैंडा देखा होगा, उसकी नाक पे सींग होता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, रीनोसोरस कहा जाता है। रीनोसोरस ये कहा जाता है, तो है ना। तो ये राइनो वर्ड का मतलब क्या होता है, नाक से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार से संबंधित होती है। चार ऑप्शन है, हेल्कोलॉजी, हेप्टोलॉजी, हेटेरोलॉजी और जेरिएट्रिक्स, ठीक है।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका हेप्टोलॉजी। ठीक है, हेप्टोलॉजी एक साइंस की या मेडिकल साइंस की एक ऐसी शाखा है जिसमें आपका लीवर का ट्रीटमेंट से संबंधित स्टडी की जाती है। लीवर का ट्रीटमेंट, लीवर को ही हिंदी में यकृत कहते हैं और लीवर को ही जिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं। ये सभी शब्द हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे। यकृत, जिगर, लीवर ये सब एक ही बात होती है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और उसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? हेप्टोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड कौन थे? ठीक, तो ये कहना चाह रहा है कि हम लोग क्या हैं? हम लोग होमो सेपियंस हैं। जो आधुनिक मानव है ये क्या है? होमो सेपियंस ही तो है। तो ये पूछ रहा है कि होमो सेपियंस से पहले यानी कि हमारे पूर्वज यानी कि जस्ट हमसे पहले कौन से व्यक्ति थे, कौन से होमोनाइड थे? तो हमसे पहले कौन आया है? जस्ट पहले क्रो-मैग्नन। ठीक, तो क्रो-मैग्नन मानव इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, क्रो-मैग्नन के बारे में कुछ आपको जो बेसिक जानकारी है पता होनी चाहिए। जैसे कि जो क्रो-मैग्नन मानव था उसकी जो कपाल गुहा थी वो कितनी थी? 1600 सीसी थी, क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन जो हम लोग आज जो मानव है उसकी कपाल गुहा 1350 से लेकर के आपकी 1500 सीसी तक होती है, 1500 सीसी तक होती है। तो होमो सेपियंस जो आधुनिक मानव है इससे पहले कौन था? क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव की कपाल गुहा आप देख रहे हैं 1600 सीसी ज़्यादा थी। अब हम लोग कपाल गुहा कैसी हो गई है? कम हो गई है, कपाल गुहा का आयतन। ओके, आगे बढ़ें, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? 4 ऑप्शन हैं, 2000 से 8000, 50,000 से 1,00,000, 1 मिलियन से 10 मिलियन या 10 मिलियन से भी ज़्यादा। तो एक मानव जीव में औसतन 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। ठीक है, इन्हीं स्वाद कलिकाओं की मदद से, ये कलिकाएं नहीं है, कलिकाएं लिखा हुआ, ठीक है, ये मिसप्रिंट है, कलिकाएं हैं। इन्हीं स्वाद कलिकाओं की वजह से हमें टेस्ट की फीलिंग होती है या स्वाद का अनुभव होता है। ठीक है, इन्हीं स्वाद कलिकाओं की वजह से स्वाद का अनुभव होता है कि टेस्ट कैसा है, नमकीन है कि तीखा है कि मीठा है। ये सभी इन्हीं स्वाद कलिकाओं की वजह से होता है। तो 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान देंगे। तो गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला कौन सा यौगिक है? या इस तरीके से भी आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि मानव शरीर में जो पथरी बनती है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट की ये पथरी बनी होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त रस, इसे बाइल जूस भी कहा जाता है, का उत्पादन होता है? तो शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? 4 ऑप्शन है, हृदय, फेफड़े, गुर्दे और यकृत। तो इसका जो सही जवाब होगा, जो आपका पित्त रस का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में होता है। यकृत यानी कि लीवर या जिगर, ठीक है, यही लीवर। तो पित्त रस का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पित्त रस का संचय कहाँ होता है, पित्त रस का संचय कहाँ होता है या भंडारण कहाँ होता है, इस तरीके के भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। पित्ताशय कैसे याद रखेंगे? देखिए, पित्ताशय 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पित्त प्लस आशय, यानी कि पित्त का जो आशय है यानी कि जो पित्त के रहने की जगह है उसी को पित्ताशय कहते हैं। ओके, तो पित्त रस का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें हमसे पूछा था उत्पादन, तो उत्पादन यकृत में होता है, संचय कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड हैं रेलवे एनटीपीसी के।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो आपने जो भी किताबें आप पढ़ते हैं उनमें तो आपने पढ़ रखा होगा 1400 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का वजन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दिया, शरीर के कुल वजन का 2%, शरीर के कुल वजन का 8%, शरीर के कुल वजन का 12% और शरीर के कुल वजन का 15%। तो हमें बताना है कि कितना होता है। ठीक, तो मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। कितना परसेंट होता है? 2% होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। वैसे ही जो मेथड मैंने बताया था 50 किलो का मान के और 1400 ग्राम, आप इसको डिवाइड करके देखिएगा भाई, अप्रॉक्सीमेट अगर लगाएंगे तो 2% वजन आएगा। ठीक, तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है, 2% शरीर के कुल वजन का मस्तिष्क का वजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए 4 ऑप्शन है, 5, 4, 6, 7। तो जो नेत्र गोलक होता है उसको नियंत्रित करने के लिए 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो 6 मांसपेशियां होती हैं ये डिवाइड होती हैं आपकी 2 और 4 में। ये जो 4 मांसपेशियां हैं ये सीधी होती हैं, मतलब जो सीधा देखने के लिए यूज होती हैं। ये जो 2 होती हैं मांसपेशियां ये तिरछा देखने में मदद करती हैं। ध्यान रखेंगे कि इन्हीं, ये जो 6 मांसपेशियां हैं इन्हीं में जब गड़बड़ी हो जाती है तब व्यक्ति कैसा दिखाई देता है? भेंगा दिखाई देता है। भेंगा, आपने देखा होगा भेंगा व्यक्ति, इसी को भेंगापन कहते हैं। भेंगापन, भेंगापन का जो कैसे दिखाई देता है, तो ऐसा व्यक्ति जो बात कहीं और करे, देखे कहीं और, करे कहीं और, मतलब उसकी जो आँखों से, आँख देख कहीं और रहा है, बात कहीं और कर रहा है, उसकी आँखें तिरछी हैं, मतलब वो देखता कहीं और है और आपको लगता है कि वो आपसे बातें कर रहा है। तो इस तरीके का जो भेंगापन है वो इन्हीं मांसपेशियों की जो कार्य क्षमता है, जो इनका कार्य सही से नहीं करती हैं, इन्हीं में गड़बड़ी जब हो जाती है तब भेंगापन का शिकार व्यक्ति हो जाता है। तो कितनी मांसपेशियां होती हैं? 6 मांसपेशियां होती हैं जो इनको, जो नेत्र गोलक को नियंत्रित करती हैं। ओके, आगे बढ़े। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। जो पुरुषों के विशिष्ट रोग, ये जो विशिष्ट रोग दिया है इसका मतलब ये मूत्रजन वाला, जो मूत्र और जनन वाले रोग होते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित विशिष्ट रोगों की बात कर रहे हैं, वही उन्हीं को विशिष्ट रोग कहते हैं। और यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा आपका एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी ही शरीर विज्ञान और चिकित्सा की एक शाखा है जिसमें मूत्र जनन संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। मूत्रोजनन, ठीक, इनसे संबंधित स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़े, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र सब कुछ क्या है? सेरिब्रम है। सेरिब्रम, यही जो है पूरे मस्तिष्क का 80% तो सेरिब्रम ही होता है। तो इसी में आपकी जो रीजनिंग वगैरह जो भी आप लगाते हैं उसमें सेरिब्रम का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही आपसे हाइपोथैलेमस एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। हाइपोथैलेमस का काम होता है आपका भूख, प्यास, घृणा, भूख, प्यास, भूख, प्यास, घृणा, प्यार, इन सब पे नियंत्रण करना। घृणा, प्यार, इन सब चीज़ों पर नियंत्रण करना किसका काम है? तो हाइपोथैलेमस का काम है। सेरिब्रम का क्या काम है? बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है, इन पर नियंत्रण करता है। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई? ठीक है, दोनों बातें याद रखेंगे, दोनों ही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। तो मानव शरीर में जो पल्स रेट होती है इसकी जांच क्यों की जाती है? 4 ऑप्शन है, दिल की फंक्शनिंग के लिए, मस्तिष्क की फंक्शनिंग की जांचने के लिए, या रक्त की मात्रा जांचने के लिए, या फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए।
क्या होगा इसका सही जवाब? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, बहुत ही आसान सवाल है। जो पल्स रेट होती है, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय होता है वो 70 से 80 बार प्रति मिनट धड़कता है। ठीक है, पल्स रेट कितनी होती है? 70 से 80% व्यक्ति का जो है हृदय धड़कता है। इसी को हम जो डॉक्टर होता है वो पल्स चेक करके पता कर लेता है कि नॉर्मल अगर 70 से 80 के बीच में है तो पता लग जाता है कि उसकी नॉर्मल है कि गड़बड़ है। तो यही दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए आपका पल्स रेट की जांच की जाती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका। दिल की फंक्शनिंग की जांचने के लिए पल्स दर की जांच की जाती है। 70 से 80 बार प्रति मिनट ये दिल जो है हम लोगों का धड़कता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक पेशियां कहाँ होती हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, लिम्ब, दिमाग, दिल और जुबान। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं वो कहाँ होती हैं? दिल में होती हैं। अगर दिल में ऐच्छिक पेशियां हो जाएं तो दिल धड़कना बंद कर देगा और आप ऊपर निकल लोगे, यमराज को प्यारे हो जाओगे। ठीक है, दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो जीवन पर्यंत हमेशा ही बिना रुके बिना थके कार्यरत रहता है। इसमें अनैच्छिक पेशियां होती हैं, हालांकि ये रेखित पेशियां होती हैं किंतु अनैच्छिक पेशियां होती हैं। ठीक है, ये कार्य करना बंद नहीं करती हैं। इसमें जो संकुचन और प्रकुंचन होता है ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। ओके, तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि में निकाल कर पिलाया जाता है। ठीक, जिसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम क्या प्रदान करता है? आपने देखा होगा जब कोई नवजात बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको जो उस समय जब नया नया जब होता है तो कोलेस्ट्रम स्तन ग्रंथि से निकाल कर उसको पिलाया जाता है। दूधी है तो वो क्यों ऐसा किया जाता है? तो इसका जो कारण है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। विकास के लिए आवश्यक तत्व है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है, या निद्रा है, या विकास के लिए पोषण है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये जो कोलेस्ट्रम होता है ये आपका रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है उसमें वृद्धि करता है। ठीक है, ये जो कोलेस्ट्रम होता है ये पीले रंग का होता है। कैसा होता है कोलेस्ट्रम? पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। और पीला रंग है तो इसमें कौन सी प्रोटीन होगी? ग्लोबुलिन प्रोटीन। क्या होता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन। ओके, यही ग्लोबुलिन प्रोटीन की वजह से इसमें पीला रंग होता है। और कोलेस्ट्रम का क्या काम है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, अनुनादक तंतु, स्पंदनशील तंतु, वॉइस बॉक्स, या थायरो थायरोरिटेनॉइड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वॉइस बॉक्स। ठीक, जो आपका कंठ है ना, जो बाहर की ओर निकला होता है, सामने की ओर जो उभरा हुआ भाग है गर्दन का, यहाँ पे जैसे गर्दन है तो ये बाहर की ओर जो थोड़ा सा उभरा रहता है, इसी को जो देहाती भाषा में टेंटुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंटुआ। तो यही जो है टेंटुआ, इसी को वॉइस बॉक्स कहा जाता है टेक्निकल टर्म में। तो टेंटुआ या वॉइस बॉक्स यही इसको कंठ का दूसरा नाम है। इसका काम क्या होता है? आवाज़ का उत्पादन, यानी कि जो ध्वनि है उसका उत्पादन में तो मदद करता ही है इसके अलावा ये जो आपका वायु मार्ग है उसका भी एक भाग होता है। इसी को क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स। इसी को टेंटुआ कह देते हैं कुछ लोग। अगला देखिए, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी 4 ऑप्शन है, अस्थि सुस्थिरता, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, कैंसर, या वृक्क संबंधी विफलता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो ऑन्कोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी जो है ये कैंसर के बीमारी के उपचार से संबंधित होता है। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो क्या लगाएंगे? कैंसर। ठीक है, और कैंसर का जो इलाज करते हैं इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है।
ध्यान रखेंगे, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं या ऑन्को जो ये जो कैंसर है इसकी हिंदी बड़ी खतरनाक है, इसको अर्बुद कहते हैं, अर्बुद विज्ञान या ऑन्कोलॉजी को हिंदी में अर्बुद विज्ञान कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर ऑप्शन अर्बुद विज्ञान दिख जाए तो धुआं निकल जाएगा, तो इसलिए बता दे रहा हूँ कि अर्बुद कहते हैं। तो अर्बुद विज्ञान या ऑन्कोलॉजी या ये किससे संबंधित होती है, तो आप क्या लगाएंगे, कैंसर के इलाज से संबंधित होती है। आगे देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, मानव में अमोनिया जो कि एक जहरीला पदार्थ है, इसको यूरिया में कौन बदलता है? कौन बदलता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, किडनी, लीवर, अग्न्याशय या बड़ी आंत। बताइए, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम किसका है? वह मानव है, तो किसका काम है? लीवर का काम है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लीवर। यही लीवर जो होता है इसमें यूरिएज नामक एंजाइम होता है। क्या होता है? यूरिएज। ये यूरिएज नामक एंजाइम होता है, इसकी सहायता से लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक, ध्यान रखेंगे ये जो लीवर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये जो सिरोसिस रोग होता है, 4 ऑप्शन है, मस्तिष्क, जिगर, हृदय और गुर्दा। इसका सही जवाब होगा आपका जिगर। सिरोसिस जो है, यकृत की सूजन को ही सिरोसिस रोग कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। जिगर को ही यकृत या लीवर कहा जाता है। तो सिरोसिस रोग किससे संबंधित है? लीवर से संबंधित है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? ये सही सब बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे एग्जाम में। कोई बहुत कठिन पेपर नहीं होता है, ना ही आपको एमबीबीएस कोई करवाने जा रहा है, ना ही आपको उतना पढ़ना है। आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए कि कौन सा रोग होता है जो सामान्यतः उस रोग का कारण क्या है, उस रोग का परिणाम क्या है, उस रोग के लक्षण क्या हैं, उस रोग के लिए कौन सी दवा बनती है ना। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उसी तरीके की अप्रोच भी हमारी होनी चाहिए पढ़ने की। ये नहीं है कि आज हमने उठा लिया मानव हृदय, तो मानव हृदय पढ़ने बैठ गए तो पूरा दिन मानव हृदय ही पढ़ते रहे और पता लगा क्वेश्चन एक पूछ दिया छोटा सा एग्जाम में, तो वो बना के नहीं आ पाया। तो इस तरीके की अप्रोच नहीं रखनी है। किस तरीके से पढ़ना है वो मैंने अभी आपको बताया। आपको उसका फंक्शनिंग पता होनी चाहिए, मतलब वो कैसे कार्य करता है ना, कैसे कार्य करता है, या कोई अंग है अगर वो काम ना करे तो कौन सी बीमारी आपको हो सकती है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कौन से रोग के उपचार के लिए डायलिसिस क्या कि किसके लिए किया जाता है? गुर्दे की खराबी हो जाती है तो डायलिसिस किया जाता है। गुर्दा मतलब कि किडनी, ठीक है। तो गुर्दे की खराबी में जब हो जाती है तो क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर कहाँ विकसित किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जापान, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका जापान। जापान में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर जो है विकसित किया गया था, डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो दंत चिकित्सक हैं, डेंटिस्ट हैं, उनके द्वारा एनेस्थेटिक के लिए, एनेस्थेटिक मतलब निश्चेतक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा यौगिक या तत्व है जो जो डेंटिस्ट होते हैं वो एनेस्थीसिया के रूप में यूज करते हैं, यानी कि उसकी जगह पे यूज करते हैं, एनेस्थेटिक के स्थान पर यूज करते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरीन। तो एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में डेंटिस्ट किसका इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड का। तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है, हंसने वाली गैस कहा जाता है। तो इसका प्रयोग भी निश्चेतक के रूप पर किया जाता है, एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। तो इसका सी जवाब हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद दाग का इलाज किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? सफ़ेद दाग इसका किस दवा द्वारा इलाज होता है? हर्बल दवा है। 4 ऑप्शन है, लुकोसिन, लुकोजेन, लुकोपसिन और लुको
ट्रेप्सिन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका लुकोसिन। ये जो लुकोसिन है ये एक हर्बल दवा है जो कि डीआरडीओ ने विकसित की है। किसने विकसित की है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डीआरडीओ ने विकसित की है दवा लुकोसिन, और ये किसके काम आती है? सफ़ेद दाग के इलाज में काम आती है। तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? चार ऑप्शन है आपके सामने, अधिवृक्क, जिगर, पीयूष या पित्ताशय। तो कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं माना जाता है? तो ध्यान रखेंगे ये जो पित्ताशय है, ये पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं होती है, जबकि आपने पीयूष ग्रंथि खूब पढ़ा होगा। लीवर या जिगर ये भी एक ग्लैंड है। अधिवृक्क भी एक ग्रंथि होती है। तो कौन एक ग्रंथि नहीं है? पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों में और बूढ़ों में क्या होता है, जब सामान्य ताप से लगभग 5 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की जब कमी हो जाती है तब इस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहा जाता है। ये ज़्यादातर बच्चों और बूढ़ों में ही होता है। तो इसी स्थिति को क्या कहा जाता है? हाइपोथर्मिया कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने इसके 30 क्वेश्चन देखे हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं इसको कल करवा दूंगा। क्रेजी एमजी ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करनी है, इसमें मैं आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें भी मैं इसी का सेकंड पार्ट कराऊंगा। तो कैसा लगा आपकी सेक्शन ये सेशन कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।